हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन ने क्या किया, कक्षा 11वीं के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो क्वेश्चन बैंक आई है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन अध्याय 9 तक देख चुके हैं। आज अपन क्या देख रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्व या अध्याय 10 को देखेंगे अपन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न को घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में जमाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हमको घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में जमाना है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा अपचायक क्षमता होती है लिथियम की। ठीक है, अपन ने पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, विद्युत रसायन केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर होती है सोडियम की, फिर आयोडीन की, फिर सिल्वर की और फिर क्लोरीन की। ठीक है, अपचायक जो क्षमता रहती है बच्चों वो निर्भर करती है कि कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम क्या करता है, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसलिए इसकी अपचायक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं त्यागता, इसलिए इसकी अपचायक क्षमता बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि क्षार धातु संबंधित हैं। ठीक है, एस ब्लॉक से संबंधित हैं। ठीक है, जिसमें 2 समूह आते हैं, प्रथम समूह में क्षारीय धातु हैं, द्वितीय समूह में क्षारीय मृदा धातु हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, सोडियम तत्व को किस में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको पता है केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये वातावरण की नमी, ठीक है, वायुमंडल से एब्जॉर्ब करके क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है बहुत ज़्यादा आसानी से सोडियम, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रख देते हैं। बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें लिखा है सबसे कम क्षारीय धातु कौन सी होगी। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन बता देता हूँ, यहाँ पे बेरिलियम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये निर्भर करता है कि कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, वो उसकी क्षारकता दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान करने की बात आएगी तो पोटेशियम भी बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, कैल्शियम का आकार क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये भी आसानी से तो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, मैग्नीशियम भी क्या करता है, दान कर देता है, लेकिन बेरिलियम का आकार छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से दान नहीं कर पाता, और यहाँ पे यही आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें, इसके हाइड्रोक्साइड भी बना दें हम सभी के। ठीक है, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय रहता है और फिर क्रमशः क्षारकता बढ़ते जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है ये किसका तत्व है, क्षारीय धातुओं का, और ये है क्या, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातुएं की जो क्षारकता है वैसे भी कम रहती है क्षारीय धातुओं की तुलना में। ठीक है, बात आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें लिखा है निम्न में उच्चतम घनत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आता है बेरियम। ठीक है, बड़ा आकार होता है, परमाणु भार बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उच्चतम घनत्व इसका माना जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कि धातु जिसका गलनांक न्यूनतम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीजियम है। ठीक है, ये इसका गलनांक कैसा होता है, बहुत न्यूनतम होता है इन सभी में। फिर आते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट ताप के प्रति सबसे अधिक स्थायी है। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, तो ये ताप के प्रति सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, इनके कार्बोनेटों की जो स्थायित्व क्रम है ये समूह में नीचे जाने पर बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सबसे नीचे आता है बेरियम, सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोनेट बनाता है ये। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि क्षार धातु जिसकी जलयोजन ऊर्जा अधिकतम है। तो यहाँ पे छोटे आकार के कारण क्या होता है, जलयोजन ऊर्जा सबसे ज़्यादा अधिक होती है किसकी, लिथियम की। ठीक है, इनका क्रम है ये, ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन क्षमता क्रमशः कम होते जाती है। नंबर बच्चों 9वां, इसमें पूछा है, ठीक है, कैल्शियम साइनाइड और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं, तो ये एक फर्टिलाइज़र या खाद है, इसको बोलते हैं नाइट्रो लाइम। ठीक है, नाइट्रोनियम लिखा है यहाँ पे, नाइट्रो लाइम इसका सही नाम है। जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 लिखा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आता है हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पे शुरू में ले लें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, छोटे आकार के कारण ये ज़्यादा स्थायी रहेगा, पर यदि हम नीचे जाएँ सबसे नीचे और यहाँ पे हम देखें बेरियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बहुत बड़े आकार के कारण ये बंद बहुत आसानी से टूट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइडों की विलेयता क्या होती है, बढ़ते जाती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है, आपको सभी को पता है। विद्युत ऋणात्मकता भी समूह ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ कैसी होगी, कम होगी। और सल्फेटों की विलेयता की बात करें तो सल्फेटों की विलेयता भी ऊपर से नीचे जाने पर कैसी होती जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, खासकर आप देखेंगे तो बेरियम जो सल्फेट है ये लगभग अविलेय होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट कैसा होता है, विलेय होता है। ठीक है,
सिर्फ एक ही ये बचता है हाइड्रोक्साइडों की विलेयता, जो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ता है। बात आती है बच्चों अध्याय 11 की, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन लुईस अम्ल है। तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये कैसा है, लुईस अम्ल है। फिर यहाँ पे दिखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोरान का ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये उभयधर्मी के प्रकृति के होते हैं, फिर बाकी ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अम्लीय प्रकृति का ये आ जाएगा। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि समूह बोरान मतलब बोरान समूह की आयनन एंथैल्पी, प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का सही क्रम बच्चों ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है छोटे आकार के कारण किसकी, बोरान की। फिर है बात आती है थैलियम की, फिर आती है गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की और फिर इंडियम की। ठीक है, तो ये जो क्रम है ये मैच करने पे ये 4 क्रम बनता है। ठीक है, बाकी सभी क्या है यहाँ पे गलत ऑप्शन है, तो ये 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे लिखा है कि शुष्क बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में आने वाला उपचायक है। उपचायक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकरण करने वाला। तो अपन बार बार लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा है कि अर्धचालक के रूप में किस तत्व का उपयोग होता है। तो आपको पता है सिलिकॉन का। ठीक है, अर्धचालक बनाने में यूज। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा बच्चों कि समूह 14 के तत्वों का संयोजकता कोष में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अर्थात बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है NH2NP2। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन सही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, 1s2 2s2 और 2p2, तो ये इसका संयोजकता कोष हो गया। तो क्या जाएगा यहाँ पे 2s2 और 2p2। फिर है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा भूपर पट्टी में मतलब अर्थकृष्ण में बहुलता के में पाए जाने वाला द्वितीय तत्व। ठीक है, तो जो सब भूपर पट्टी में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है कौन सा, प्रथम नंबर में ऑक्सीजन, द्वितीय नंबर में क्या है सिलिकॉन, तृतीय नंबर में एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पे सिलिकॉन, क्योंकि द्वितीय तत्व पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कार्बन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कार्बन 14। ठीक है, इसका रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है बच्चों किसमें, कार्बन में। ठीक है, बहुत लंबी लंबी चेन ये बनाता है, श्रृंखला बनाता है, आपको पता ही है। ठीक है, बहुत सारी श्रृंखला बनाने का गुण होता है इसमें। निम्नलिखित में से किस तत्व के तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनती है बच्चों, केवलार नामक के पॉलीमर रहता है। ठीक है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन में मिला नहीं है। ठीक है, आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। अब बच्चों बात आती है अध्याय 12 कार्बनिक रसायन की। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि कार्बन में निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक्चुअली संक्रमण अवस्था तो बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन यदि हम कार्बन चेन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे sp sp2 sp3 पाई जाती है, sp3d यहाँ पे नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये लिखा है, एक यौगिक दिया है यहाँ पे। ठीक है, इस यौगिक में अपने क्या करना है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में अपने को क्या करना है, संकरण निकालना है। ठीक है, तो बात आती है कि कार्बन नंबर 2 हो कौन सा, तो हम अंक अनुसार से चालू करते हैं जहाँ से द्विबंध हो पहले। ठीक है, क्योंकि दो बंध और त्रिबंध की स्थिति दोनों एक प्रथम कार्बन में है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम वरीयता हमेशा किसको देते हैं, द्विबंध को। तो ये हमारा द्वितीय और ये हमारा हो जाएगा तृतीय कार्बन। ठीक है, इस संरचना को मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो द्वितीय कार्बन है, ठीक है, ये द्विबंध से जुड़ा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे C और यहाँ पे क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, फिर सिंगल बंध है, ये कार्बन है और यहाँ से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और फिर ये कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो संरचना है बच्चों, ये sp2 sp3 संकरण को दर्शाती है। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा C नंबर का, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, sp2 sp3 संकरण यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है, एक संरचना दी है और इस संरचना में पूछा है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। ठीक है, तो इस संरचना को मैंने यहाँ पे व्यवस्थित बना दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जो रेड कलर से मार्क किया है ये क्या है, जहाँ भी बंध है वो कौन से बंध है, यहाँ पे पाई, तो पाई 3 बंध है और सिग्मा कितने हैं 10, तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, 10 सिग्मा और 3 पाई
जो कि ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे कहीं, है ना। बच्चों यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, मेथिल क्लोराइड में कार्बन की संकरण अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बंद है, यहाँ पे कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है कि इस तत्व का IUPAC नाम इस यौगिक का, तो आपको पता है यहाँ पे इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे यदि इसका अंकन करें 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, दूसरे में ऑल जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ये 2-3 नंबर का आंसर कुछ सही रहेगा। फिर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है CaCl3, ठीक है, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कार्बन का संकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस इस प्रकार संकरण रहता है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कौन सा संकरण रहता है, sp2 संकरण, ठीक है। फिर है यहाँ पे कि बहुत सारी युग्म दिए हैं, वहाँ पे 1 2 3 युग्म दिए हैं यहाँ पे, में सबसे अधिक ध्रुवण है, ठीक है। ध्रुवणता कब उत्पन्न होती है कि ज़्यादा विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्व आपस में जुड़े, जिससे ये बंद क्या हो जाए, किसी एक और शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो ये इधर ध्रुवी रहेगा ये बंद, ठीक है। और इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन में भी ज़्यादा ध्रुवणता रहेगी, ठीक है। बाकी में इतनी ज़्यादा ध्रुवणता यहाँ पे दिख नहीं रही है, सबसे ज़्यादा ध्रुवी तो यही रहेगा। यहाँ पे लिखा बेंजीन की सही संरचना है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है। ये सभी संरचनाएं बेंजीन की पूर्ण नहीं है, गलत है। नंबर 10, ठीक है, कि कौन सा क्रियात्मक समूह है ये, ठीक है। तो कौन सा क्रियात्मक समूह बच्चों, ये कीटोन, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा है, एक संरचना दी है यहाँ पे इस प्रकार का IUPAC नाम। तो ये जो संरचना है बच्चों, इसको विस्तृत मैंने इस प्रकार बना दिया हूँ। ये क्या है, यहाँ पे प्रथम कार्बन CH2 है, ये द्वितीय कार्बन में क्या है, यहाँ पे CH जुड़ा है, तृतीय कार्बन में भी यहाँ CH जुड़ा है, और चौथे कार्बन में भी CH2 जुड़ा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अंकन करेंगे 1 2 3 4, क्या हो जाएगा इसमें, ब्यूट 13 डाइईन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, सेकेंड नंबर का। फिर बच्चों सिरके में अम्ल पूछा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, IUPAC नाम आपको पता ही है, एथेनॉल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल इसको बोलते हैं, एथेनॉल इसका IUPAC नाम है, ठीक है। फिर है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, इसमें लिखा है कि 2-क्लोरोहेक्सेन की सही संरचना, ठीक है। तो देखो 2-क्लोरोहेक्सेन, यदि हम इसको प्रथम कार्बन माने, इसको द्वितीय, तो ये 2-क्लोरोहेक्सेन की सही संरचना यही होगी, है ना। और वस्तुतः यहाँ पे कोई ना कोई या तो डबल बंद रहता या तो फिर कुछ जुड़ना था यहाँ पे, जब इसकी विस्तृत संरचना हम बताते। पर अभी फिलहाल ये मान के चलें कि ये पहला ऑप्शन सही होगा। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एक यौगिक दिया है, 2 यौगिक दिए हैं, और इसमें पूछा है कि इन दोनों में समवायता कौन सी रहेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्या कर रहा है, अपना स्थिति बदल रहा है, स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसलिए इसमें जो समवायता रह जाएगी कौन सी हो जाएगी, स्थिति या स्थान समवायता। बात आ जाती बच्चों अध्याय 13 अंतिम अध्याय की, इसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें लिखा है कि पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किस आसवन विधि से प्राप्त होते हैं, तो यह जाएगा प्रभाजी आसवन विधि से अलग अलग करते हैं इनको अपन, है ना। फिर है यहाँ पे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n+2, ये आप सभी को पता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 3 कि मैथेन की संरचना की ज्यामिति किस प्रकार की होगी, ठीक है। तो जो मैथेन है, ठीक है, चतुष्फल के रूप में रहता है अपना। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एक बहुत बड़ा कुछ यौगिक दिया है, इसका IUPAC नाम पूछा है, ठीक है। तो आसान नाम है बच्चों, इसका अंकन हम इस ओर से करेंगे जहाँ से पार्श्व श्रृंखला नज़दीक पड़े, तो हम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार इसका अंकन कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे किसका, एथिल का, और फिर लिखेंगे मैथिल का, क्योंकि एथिल में वर्णमाला में पहले आता है, ठीक है। और फिर मैथिल का लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 4 इथाइल, ठीक है, और 2 मिथाइल और हेक्सेन, ठीक है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। यहाँ पे लिखा है प्रश्न क्रमांक 5 कि निम्न अभिक्रिया का उत्पाद होगा, ठीक है। तो H2Pt या पैलेडियम के साथ, ठीक है, जब भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलता है और ये बंध टूट जाता है, तो यहाँ पे CH3 मैथेन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों यहाँ पे लिखा है कि निम्न
संरूपण संरचना है, ठीक है। तो ये कौन सा रूप है बच्चों, न्यू मैन रूप है। और न्यू मैन में ये हाइड्रोजन परमाणु कैसे हैं, सब दूर दूर हैं, अर्थात कौन सा रूप है, ये सांतरिक रूप है न्यू मैन का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों यहाँ पे लिखा है कि गैस बिल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन गैस कौन सी होती है, एथाइन या इसको बोलते हैं एसिटिलीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहाँ पे लिखा है ठीक है कि इसका आयुपेसी नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3, ठीक है। 1 प्रोपीन या प्रोपीन इसका आयुपेसी नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, CnH2n-2, ठीक है, एल्काइन का, ठीक है। एसिटिलीन का सामान्य सूत्र बच्चों जिसको अपन बोलते हैं CH ट्रिपल बंद और CH, ठीक है, एथाइलिन या एसिटिलीन, ये ऑप्शन सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों इसमें लिखा C2H6 में किस प्रकार का संकरण होता है। तो C2H6 किसको बोलते हैं बच्चों, CH3 और CH3, ठीक है। दोनों में क्या है, sp3 संकरण है दोनों कार्बन में। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इसमें लिखा है कि C2H2 में किस प्रकार का संकरण होता है, ठीक है। CH ट्रिपल बंद CH, तो आपको पता है यहाँ पे भी sp संकरण रहेगा और sp, तो क्या जाएगा sp संकरण। क्वेश्चन नंबर 13, C2H4 में किस प्रकार का संकरण होता है, ठीक है। CH2 डबल बंद CH2, ठीक है, संकरण साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा sp2 और sp2 संकरण हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना कि जब CH3 और CH3 रहे तो संकरण कौन सा होता है, sp3, ठीक है। CH2 डबल बंद CH2 संकरण sp2 और CH ट्रिपल बंद CH संकरण sp। अब बात आती है बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एरीन, क्या कहलाते हैं, एरीन, ठीक है। ये सब भी क्या है बच्चों, अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये एरीन के अंतर्गत आते हैं ना। फिर है बच्चों यहाँ पे हक्कल सूत्र, ठीक है। क्या होता है हक्कल सूत्र, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एरोमेटिकता को पता करने के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। तो क्या जाएगा इसका पहला आंसर। तो बच्चों हमारे पूरे वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे कैसे हो गए हैं, ये पूर्ण हो गए हैं आप इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी अध्याय का, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, हम उनको विस्तृत समझा देंगे, है ना।